हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीर सिंह और आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे आज़ादी के मायने के ऊपर। दोस्तों, हमसे कहा गया और जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर भी बहस होती है इस बारे में, और सबसे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही कि हम गुलाम कैसे हुए और क्यों हुए। उनका सटीक जवाब था कि विदेशी आक्रांताओं ने, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्होंने हम पर हमला किया। और दूसरा ये था कि हमारे देश से ही बहुत सारे गद्दार लोग थे जिन्होंने विदेशी ताकतों का साथ दिया। दोस्तों, वैसे हमारे देश में बलिदान देने वालों की लंबी कतार है। बलिदान देने के लिए हमारे देश में नौजवान और ना जाने कितने लोग बलिदान देने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन तब क्या हो जब हमारे ही देश से कुछ गद्दार लोग विदेशी लोगों से मिल जाएं। दोस्तों, आप यकीन माने या ना माने, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। आज हम कह रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद है और हम अपने मुताबिक सरकार चुन सकते हैं। क्या केवल इतने में ही आज़ादी है? अभी ताज़ा उदाहरण बिहार से आ रहा है कि जब आपको वोट डालने का अधिकार भी आपसे छीन लिया जाए, फिर चाहे आपकी वोट काट करके वो काम किया जाए या कुछ चुनिंदा सरकारें अपने प्रभाव से ऐसा काम कर रही हैं कि नए वोटर को वहां पर लेकर के आ रहे हैं, और जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। क्या ये हमारी स्वतंत्रता को छीनने का काम नहीं है? दोस्तों, मैंने लोगों से बात की कि हमारा देश आज़ाद 1947 में हो गया था, और दूसरी ओर हिमालय के दूसरी ओर एक चीन देश है, चाइना, जिसके कारनामे हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। आज चीन में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके पास प्लानिंग स्ट्रक्चर है। आज चीन टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बहुत गुना आगे बढ़ गया। आज चीन में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, आप स्मार्टफोन से लेकर के बड़ी मिसाइलें, फाइटर जेट, आज जितने भी अत्याधुनिक सामान है, यहाँ तक कि मोबाइल, डिस्प्ले, टीवी, सब चाइना से आ रहा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज जनमानस, जो हमारे देश की जनता है, वो सरकार को सुनाना चाहती है कि हमारी समस्याएं क्या है। क्या जनता इस बात में कामयाब है? मैं आपका ध्यान उस समय में लेकर आना चाहता हूं जब संसद से देश के किसानों के लिए कृषि कानून लेकर के आए गए। किसानों ने कहा कि ये बिल, ये कानून हमारे हक में नहीं है, लेकिन किसी ने सुनवाई की? कोई सुनवाई नहीं। आज देश की जनता परेशान है, वो अपनी समस्याएं बताना चाहती है, लेकिन सुनने वाले लोग या तो बहरे हो चुके हैं या सुनना नहीं चाहते। अभी ताज़ा उदाहरण आप दिल्ली का लगाइए। दिल्ली के वे लोग जिन्होंने सरकार को चुनने के लिए वोट दिया, कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि जहां पर जिस रिहायशी मकान में वो रह रहे हैं वो अवैध है। तो क्या ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों को आवास मुहैया कराया जाए? जिन लोगों के पास घर मकान नहीं है उनको रहने के लिए घर मकान दिया जाए। जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार दिया जाए। अगर सरकार रोजगार नहीं दे पा रही तो उसके कारण को ढूंढे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हाल ही में थोड़े समय पहले इजराइल के ऊपर फिलिस्तीन की ओर से अटैक किए गए। अभी ये जो कन्फ्लिक्ट है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, और लोग देख रहे हैं कि क्या ये नए विश्व युद्ध की शुरुआत है, क्योंकि एक तरफ रूस
और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, जिसका समय 1 साल से भी ऊपर हो गया, और दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के लोग आपस में टकरा रहे हैं और वहां पर युद्ध चला हुआ है। तो दोस्तों, हमारे हरियाणा में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी बेरोजगारी है, युवा लोगों की लंबी कतारें लग गई, क्योंकि इजराइल की सरकार ने भारत की सरकार से डिमांड की कि हमें मजदूर चाहिए, और मजदूरों के लिए दोस्तों यहाँ पर रोजगार पाने के लिए बहुत लंबी कतार लग गई। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चली हुई है, बशर्ते उनको एक ही चीज चाहिए, वो है रोजगार। दोस्तों देखिए, एक तरफ हम 1947 में लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा देश आज़ाद हो और हम विदेशियों के चुंगल से आज़ाद हों, और इसके लिए हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जान की बाजी लगा करके हमें आज़ादी दिलवाई। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं? आज जहां स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ लिख करके हमें अपने देश की सेवा करनी थी, वहां पर हम क्या कर रहे हैं? रोजगार पाने की तलाश में हम विदेशों में जा रहे हैं और विदेशों में जा करके वहां पर सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, आज भी हमारा देश इस बात की तलाश में है कि कब उसका युवा, उसकी रीढ़ की हड्डी उसके साथ खड़ा हो और इस देश के विकास में आगे बढ़ करके भाग ले, हिस्सा ले। लेकिन दोस्तों, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब कभी ऐसी स्थिति आए तो हमें समझदारी से काम लेना होगा और हमें शिक्षा को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। शिक्षा कैसे मजबूत हो, एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप हो, इसके लिए सरकार कुछ करे या ना करे, लेकिन ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, कई लोग मुझसे कहते हैं कि भाई देश आज़ाद हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही, विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा, सरकार को घेरने का काम नहीं कर रहा। दोस्तों, 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद जितनी भी सरकारें बनी वो हमारे देश की जनता ने ही बनाई। हमारी देश की जनता ने ही लोगों को चुन करके विधानसभा में भेजा, लोगों को चुन करके संसद में भेजा। आज वही लोग हैं जो हमारे देश की जनता के लिए रूल बना रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं। तो वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो बात की बात है, लेकिन चुन करके तो हमने भेजा ना उनको। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई चाय बेचने वाला है, ये है, वो है, आरएसएस का मेंबर है, बीजेपी की नहीं चल रही, आरएसएस की सरकार है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आपका अधिकार था, आपने वोट के इस्तेमाल से उनको प्रधानमंत्री बनाया। जाने अनजाने ये आपने ही चुना है। मैं इस बारे में नहीं जाऊंगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है, लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अवेयर हों। दोस्तों, मैं देखता रहता हूं कि आमतौर पर सड़कों का क्या हाल है। अगर मैं बात करूं कि अगर हम सड़क पर ट्रैवल करें, सड़क पर चलें, तो उसके लिए हमें टैक्स देना होता है, चाहे आप पब्लिक व्हीकल से जाएं या प्राइवेट व्हीकल से जाएं, आपको प्रॉपर टैक्स देना होगा। जैसे ही आप गाड़ी खरीदते हैं तब भी आपको टैक्स देना है, पोल्यूशन के अलग से टैक्स है, और जब आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं तब आपको टोल टैक्स देना होता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जिन्होंने दांडी मार्च यात्रा निकाली थी, वो क्यों निकाली थी? उनका असली मकसद था, अंग्रेजों ने जो नमक कानून वो लेकर के आए, उन्होंने हमारे ही देश के नमक के ऊपर टैक्स लगाया था, जिस पर महात्मा गांधी ने कहा कि ये नमक हमारे देश का है और इस पर हमारा एक अधिकार है, आप हमसे कर नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आज तो हमारा देश आज़ाद है, क्या आप मुझे बताएंगे हम कहां कहां
टैक्स दे रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां हम टैक्स नहीं दे रहे? मैं आपसे कह रहा हूं, सुई से लेकर के आप कितना भी बड़ा सामान ले लीजिए, आप हर सामान पर टैक्स दे रहे हैं। आप व्हीकल ले रहे हैं, उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। व्हीकल चलाने के लिए उसमें तेल डलवा रहे हैं, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। ये टैक्स हम क्यों दे रहे हैं भाई? सरकार को कि पब्लिक वेलफेयर में काम करे, इसलिए हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हमारा पैसा जा कहाँ रहा है? क्यों ये पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा? क्या हमें इस पर सवाल पूछना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो सरकार का पता नहीं। भाई, सरकार तो सुनती नहीं है, विपक्ष की नहीं सुन रही तो हमारी क्या सुनेगी? तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूं कि क्या हम चर्चा कर सकते हैं? कम से कम सरकार नहीं सुन रही, हम आपस में चर्चा तो करें, हम आपस में एक डिसीजन तो लें कि हम अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं। एक बेहतर सोसाइटी के निर्माण के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में हमें ज़रूरी है कि क्यों ना हम उसके ऊपर काम करें। दोस्तों, मैं आपसे फिर से यही गुजारिश करूंगा, और उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए दान दिया, त्याग किया, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है हम उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि स्वतंत्रता केवल इस बात की नहीं है कि आप जैसा कैसा खान पान करें, रहना सहना करें, आप कहीं पर भी निवास स्थान बना सकते हैं पूरे भारतवर्ष में। लेकिन स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी भी उसी में आता है। आर्थिक आज़ादी से मेरा मतलब है कि जब हमारे देश का नागरिक उच्च शिक्षा हासिल करता है और जब वो रोजगार की तलाश में होता है, तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे रोजगार मुहैया कराए। दोस्तों, हमारे देश का युवा फिर से बाहर देशों में जाकर के गुलाम हो रहा है। मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, और आपसे सलाह मशवरा भी चाहूंगा कि हमारी आज़ादी कब तक बनी रहेगी? एक तरफ हमारी सरकार है और दूसरी तरफ आज देश के तमाम संसाधनों पर प्राइवेट कंपनियों का एकाधिकार होता जा रहा है। सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। अगर आप न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वहां पर भी पूंजीपतियों का, निजी कंपनियों का एकाधिकार है। जनता की भलाई के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा। तो मैं ऐसे में आपसे निवेदन करूंगा कि इस दिशा में हमें और आगे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देश के तमाम नागरिक आज़ाद हैं और आपकी आज़ादी बरकरार रहे, मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।